हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, पारा गिरने के साथ बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में छाया रहेगा कोहरा। झारखंड में सोमवार को हुई जोरदार बारिश ने ठंड बढ़ने की चेतावनी दे दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। इस कारण कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस दौरान कई जिलों में कोहरे के धुंध में लपटे नजर आएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ झारखंड के 1 दर्जन से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य में इसका असर देखने को मिल रहा। हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची के स्कूल कॉलेज की 100 मीटर की परिधि साइलेंस जोन घोषित। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में भी साइलेंस जोन घोषित की गई है। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 या थाना में करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है एवं किसी प्रकार का लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित, नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। यह सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन सदन में विधायकों को शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाने के बाद सभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे स्मार्ट सिटी, मंत्री के लिए बने नवनिर्मित आवास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को स्मार्ट सिटी रांची में राज्य सरकार के मंत्री के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित आवास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवनिर्मित आवास एवं पूरे आवासीय परिसर के सभी कार्य 15 जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएं ताकि मंत्री को आवास आवंटित की जा सके। मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर में बने क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट तथा पुलिस बैरक इत्यादि का निरीक्षण कर सभी सुविधाओं से संबंधित आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर में बच्चों के खेलने की व्यवस्था, झूला इत्यादि लगाने का भी निर्देश दिया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग सुनील कुमार, सचिव भवन निर्माण विभाग आरवा राजकमल, सीईओ स्मार्ट सिटी अमित कुमार, जीएम स्मार्ट सिटी राकेश नंद कुलीवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। खराब मौसम के कारण दिल्ली से रांची के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट पर हंगामा। दिल्ली से रांची के लिए शाम 4 बजे उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। उड़ान रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। दिल्ली एयरपोर्ट पर रांची जाने के लिए इकट्ठा हुए यात्री फ्लाइट रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद हंगामा करने लगे। यात्री का आरोप है कि उन्हें समय रहते सूचना नहीं दी गई, जिससे वे एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हुए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जयराम महतो ने वायरल वीडियो पर दी सफाई, कहा 100 में से 1 मिस्टेक होगा। डुमरी से JLKM के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से विवादों में घिर गए हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जयराम महतो किसी नाजिर को खुली चेतावनी देते देखे और सुने जा सकते हैं। फोन पर उन्होंने नाजिर को कड़े लहजे में पैसे वापस करने को कहा। विधानसभा के बाहर जब पत्रकारों ने धमकी भरे वायरल वीडियो को लेकर जयराम महतो से सवाल किया तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वह वीडियो सही है। उनसे पूछा गया कि क्या कानून बनाने वालों को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा उचित नहीं है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि सरकारी नौकरी करने वाले नाजिर ने एक गरीब मजदूर से 10,000 रुपये घूस लिए हैं।
3 बार उसने फोन काट दिया। अगर लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो ना भाषा बदलने की जरूरत होगी और ना भाषा में कड़वाहट लाने की। जयराम महतो ने कहा कि आपको मेरी धमकी दिखी लेकिन गरीबों का शोषण नहीं दिखा। अपनी गलती मानने से इनकार करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि भाषा में बदलाव सामने वाले पर निर्भर करता है। 100 में से एक मिस्टेक होगा। जहां संविधान की जरूरत होगी वहां संविधान से चलेंगे और जहां एग्रेशन की बात होगी वहां एग्रेशन से चलेंगे। रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सबकी हाँ, स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष में बनी सहमति। झारखंड विधानसभा में स्पीकर पद का सस्पेंस भी अब समाप्त हो गया है। नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के नाम पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से इसके लिए सहमति बन गई है। मंगलवार को विधिवत चयन की प्रक्रिया पूरी कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान संसदीय कार्य विभाग मंत्री राधाकृष्ण किशोर स्पीकर पद के लिए रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति को लेकर सक्रिय रहे। इस बीच रविंद्रनाथ महतो ने एक ट्वीट कर सीएम हेमंत के प्रति आभार व्यक्त किया। जारी पोस्ट में महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन जी ने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए हार्दिक आभार। मेरा प्रयास रहेगा कि सदन में संवाद को अधिक सशक्त बनाते हुए आम सहमति से राज्यवासियों की आशाएं अपेक्षाओं को पूरा करे। इधर प्रोटेम स्पीकर स्टीफन ने कहा, मैं यह जानकारी देना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय ने झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 8 के उप नियम 1 के आलोक में विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 10 दिसंबर 2024 की तिथि निर्धारित किया है। उन्होंने कहा, राज्यपाल महोदय द्वारा अपने संदेश में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के लिए जिस नियम का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार झारखंड विधानसभा सचिवालय द्वारा पत्र के माध्यम से सूचना भेज दी गई है। अध्यक्ष के निर्वाचन के नामांकन संबंधी प्रपत्र कार्य सूची के साथ जारी कर दिया गया है। इसी के साथ सदन की कार्यवाही को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जमीन घोटाला मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी। चेसैयार होम रोड की जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले केस के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुनाने के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। दरअसल रांची के बड़गई अंचल के चेसैयार होम रोड की जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी IAS छवि रंजन, बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाले जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, ताला खान, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है। राजस्व संग्रह पर जोर दीजिए, बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोताही, अफसरों को बोले दीपक बिरुवा। राजस्व भूमि सुधार एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सोमवार को एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने विभागीय मंत्री के तौर पर पद ग्रहण करने के बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। दीपक बिरुवा ने पदभार ग्रहण करने के उपरांत सबसे पहले भू राजस्व और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कार्य में शिथिलता नहीं बरती जाएगी। दीपक बिरुवा ने विभागीय पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिसंबर के बाद भू राजस्व के संदर्भ में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ बैठक आयोजित करें। तत्पश्चात जिला स्तर में कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने परिवहन सचिव और भू राजस्व विभाग के सचिव को इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिया है। लातेहार में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, हाईवा की चपेट में आने से हुआ हादसा। लातेहार के बालूमाथ पाकी मार्ग पर सोमवार सुबह हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना हेरहंस थाना क्षेत्र के हुम्बू पेट्रोल पंप के पास की है। मृतक की पहचान हेरहंस थाना क्षेत्र के हुम्बू गांव के हाटा टोंगरी टोला के रहने वाले हेमराज राम के बेटे नीरज कुमार उर्फ प्रमोद राम के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोग आनन फानन में युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। यहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय मृतक अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था। इस दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद एक पेड़ से टकराकर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा कि मृतक 3 भाइयों में से सबसे बड़ा था। वही घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
हादसे की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चतरा पहुंचे हजारीबाग डीआईजी सुनील ने कहा, सभी ट्रांसपोर्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पुलिस। राज्य के हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर सोमवार 9 दिसंबर को चतरा के टंडवा पहुंचे। यहां उन्होंने चतरा एसपी विकास पांडे, एसडीपीओ और आईओ के साथ बैठकर जिले में लंबित नक्सल मामलों की समीक्षा की। साथ ही आगजनी और गोलीबारी जैसे मामले में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा डीआईजी द्वारा चतरा पुलिस को भी सभी ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों के साथ बैठक कर उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। बता दें कि इस दौरान डीआईजी ने कहा कि निरीक्षण का कारण यही है कि लोगों को बेहतर सुरक्षा दी जा सके, साथ ही क्राइम पर भी कंट्रोल किया जा सके। समीक्षा के समय डीआईजी क्राइम को लेकर काफ़ी परेशान नजर आए। डीआईजी सुनील भास्कर ने कहा कि आज के समय में युवा भटक चुके हैं, वो अपराध की ओर अपनी दस्तक दे रहे हैं। ये अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि इस तरह के हार्डकोर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस तत्पर रहती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी देने के आरोपी को दिल्ली पुलिस व रांची पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी देने के आरोपी मिन्नाजुल अंसारी को गिरफ्तार करने के बाद रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम ने रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने मिन्नाजुल की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड देने का आग्रह किया है, लेकिन कोर्ट ने 48 घंटों की ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मिन्नाजुल को लेकर अपने साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को शिकायत दर्ज करवाई थी। उनसे रंगदारी मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस महानिदेशक डीजीपी को भी जानकारी दी। शिकायत के मुताबिक शुक्रवार को उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मैसेज भेजने वाले ने कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। झारखंड में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना हुआ आसान, केवल इस बात का रखना होगा ध्यान। झारखंड में हेमंत सरकार ने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम को अनुसूचित कर दिया है। इससे अब राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना काफ़ी आसान हो गया है। इसके लिए केवल कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बता दें कि अपना निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए नगर निगम के अंतर्गत कम से कम 5 एकड़ जमीन और नगर निगम सीमा से बाहर कम से कम 15 एकड़ जमीन होना जरूरी है। इसके अलावा जमीन का दखल या पट्टा कम से कम 30 साल के लीज पर होना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय बनाने के साथ ही जमीन का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में नहीं करना होगा। ऐसे जमीन की स्थापना के लिए लोन लेने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी विधि वित्तीय सहायता या बैंक इत्यादि के सामने गिरवी नहीं रखी जाएगी। इन सभी के साथ ही नगर निगम क्षेत्र में भूमि के लिए 10 करोड़ रुपए और नगर निगम के बाहर की जमीन के लिए 7 करोड़ रुपए का निधि रखना अनिवार्य होगा। राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आपको पुस्तकालय, व्याख्यानमाला, सभागार, विद्यार्थी संसाधन केंद्र, खेल सुविधा और प्रयोगशाला आदि का भी कम से कम 12,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में निर्माण कराना होगा। साथ ही इसके तहत यूजीसी के नियमों का पालन करना होगा। जानकारी हो कि निजी विश्वविद्यालय में भी कुलपति, कुल सचिव, शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार ही करनी होगी। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए 5 लाख के शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम करना होगा। एकेडमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण और प्रारंभिक योजनाएं व अंकेक्षण कराना होगा। इन निजी विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग विद्यार्थी सहित आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थी को शुल्क में रियायत अगर मिलता है तो उसे देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में राज्य की नीतियों जैसे औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति, ऊर्जा नीति, स्वास्थ्य नीति, खनन नीति आदि के साथ खुद को शिक्षित करने की प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए निदेशक उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर जांच समिति भी रहेगी। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन आवेदन कर ले सकते हैं अपनी बकाया राशि। झारखंड और देश भर के सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सहारा में निवेश करने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर अपने बकाया पैसे का भुगतान पा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पहल के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लंबी अवधि से जिन निवेशकों को अपनी जमा राशि की वापसी का इंतजार था, उनके लिए
केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। निवेशक यहां ऑनलाइन आवेदन करके अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड के भी हजारों निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेएमएम दोनों की ओर से इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया था। सहारा इंडिया एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है जिसने वर्षों तक विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों से पैसे जमा किए थे, लेकिन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा समूह पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद निवेशकों को अपनी जमा राशि वापस पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे निवेशकों को अपनी जमा राशि वापस मिल सकेगी। यह पोर्टल विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जो सहारा इंडिया में अपनी कड़ी कमाई जमा किए हुए थे, लेकिन रिटर्न समय पर नहीं मिल पाया था। जानिए निवेशकों को क्या करना होगा। सबसे पहले पोर्टल पर पंजीयन करें। इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर साइन अप करना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म भरें। एक बार पंजीयन करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी। उसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जमा राशि और संबंधित विवरण शामिल होंगे। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जमा राशि 50,000 से अधिक हो तब रसीद या डिपॉजिट प्रूफ और बैंक खाता विवरण जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उसके बाद आवेदन सबमिट करें। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको अपना आवेदन सबमिट करना होगा। उसके बाद रिफंड स्टेटस चेक करें। आवेदन के बाद आप पोर्टल पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। जानें क्या जरूरी दस्तावेज आपकी आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड की आवश्यकता तब होगी यदि आपकी जमा राशि 50,000 से अधिक हो। उसके बाद रसीद या डिपॉजिट प्रूफ जो यह प्रमाणित करता है कि आपने सहारा इंडिया में निवेश किया था। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आपकी राशि ट्रांसफर की जाएगी। पोर्टल पर जाएं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। रिफंड स्टेटस लिंक पर क्लिक करें। अपनी आवेदन संख्या डालें और सबमिट करें। उसके बाद स्क्रीन पर आपको आपका बैलेंस अमाउंट दिखाई देगा। झारखंड में पारा शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा। जनवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। झारखंड के 59,000 पारा शिक्षकों को नए साल के मौके पर तोहफा मिला है। उन्हें जनवरी से 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। बता दें कि स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी साल 2027 तक के लिए पारा शिक्षकों के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है। जानकारी हो कि जनवरी 2025 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपये मानदेय मिलेगा, जबकि कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 23,530 रुपये मिलेंगे। वहीं केवल प्रशिक्षित शिक्षक जो कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ाते हैं उन्हें 20,384 रुपये मिलेंगे, जबकि 6ठी और 8वीं कक्षा को पढ़ाने वाले आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बता दें कि कक्षा 1 से 5वीं तक को पढ़ाने वाले केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षक को 18,816 रुपये मिलेंगे। साथ ही इस कैटेगरी में जिन शिक्षकों ने आकलन परीक्षा पास की उन्हें 20,112 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पारा शिक्षक के मासिक मानदेय की गणना आकलन परीक्षा के परिणाम की तिथि 29 सितंबर 2023 के आधार पर की गई है। हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 9 जनवरी तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। उस दिन अदालत इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगा। यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके ऊपर शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोनों मामले की सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलान और शिवानी जालूस्का ने बहस की। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने पदभार ग्रहण किया और कहा सप्लाई चेन सिस्टम को करेंगे दुरुस्त। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने सोमवार को नेपाल हाउस स्थित विभागीय कार्यभार में पदभार ग्रहण कर लिया। विभागीय कार्यालय में
पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि पहले 3 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। सप्लाई चेन सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ कोल्ड स्टोरेज की उपयोगिता पर काम होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दुरुस्त किया जाएगा ताकि किसानों के हित में अधिक से अधिक काम हो सके। सहकारी समितियों का संचालन ठीक किया जाएगा। बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जाएगा। कृषि विभाग रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा। इस क्षेत्र में युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री का कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने स्वागत किया। देवघर में बमबाजी और फायरिंग से लोगों में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात बमबाजी की घटना हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मधुपुर एसडीपीओ और थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। इधर देवघर में बमबाजी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार की देर रात एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अज्ञात लोग आए और अचानक लखना मोहल्ले में बम फेंकने लगे। लखना मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसके अलावा करो थाना क्षेत्र में भी गोलीबारी की घटना हुई है। लगातार 2 जगह पर हुई गोलीबारी और बमबाजी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। लोगों ने 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने की मांग की है। वहीं इस संबंध में देवघर पुलिस के प्रवक्ता सह सीसीआर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही। जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिना सुनवाई अतिक्रमण हटाने का दिया था आदेश, पूर्व सीईओ को मिला दंड। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विपिन कुमार दुबे को निंदन का दंड दिया गया है। दुबे तत्कालीन अंचल अधिकारी हुसैनाबाद पलामू रह चुके हैं। इसे लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। उसके ऊपर अपने कार्यालय के दौरान 4 आरोप लगे थे। झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट हटाने के क्रम में सुनवाई के लिए बिना आदेश पारित करने का आरोप है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने के लिए अधिनियम का पूरा पालन नहीं किया गया है। विरोध करने पर एक व्यक्ति पर केस भी किया गया, बाद में वापस भी ले लिया गया। इसके अलावा भी कर्तव्य का पालन नहीं करने, उच्च अधिकारियों साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। पूरे मामले पर उनसे स्पष्टीकरण किया गया। जांच के बाद निंदन दंड देने पर निर्णय लिया गया है। पलामू बालिका गृह कांड जांच रिपोर्ट में खुलासा, सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने मामले को दबाया। पलामू बालिका गृह कांड में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस की स्पेशल टीम बालिका गृह मामले की जांच कर रही है। इसके लिए सदर एसडीएम के नेतृत्व में बनी कमेटी ने जांच की थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यह जांच रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर अब पुलिस को मिल चुकी है। पलामू बालिका गृह कांड की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भी कई बिंदुओं पर जांच शुरू की है। करीब 4 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कई बातों का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की योजना तैयार की है। पुलिस मामले में बालिका गृह के काउंसलर के मोबाइल की फोरेंसिक जांच करवाई ताकि मोबाइल से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज की जानकारी हासिल हो सके। इस मामले की जांच में यह बात सामने आई कि पीड़िताओं ने मामले में शिकायत की थी, लेकिन सीडब्ल्यूसी एवं कुछ लोगों ने मामले को दबा दिया था। ऐसे लोगों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया जाएगा। बालिका गृह की पीड़िताओं का 164 का बयान भी करवाया जाएगा। एक लड़की के मामले में लातेहार सीडब्ल्यूसी से भी जानकारी मांगी गई है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि प्रशासनिक जांच रिपोर्ट मिली है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई एवं अनुसंधान किया जा रहा। बता दें कि पलामू बालिका गृह में यौन शोषण की घटना हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए संचालक एवं काउंसलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जिला प्रशासन पर कार्रवाई करते हुए गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में फिर जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। खेतों में लगे फसलों को रौंदा, किसानों को लाखों का नुकसान। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एक सप्ताह के अंदर में जंगली हाथियों ने चौथी बार इलाके में कहर बरपाया है। हाथियों ने खेतों में लहलहाती रही फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। साथ ही हाथियों ने एक होटल और एक खपरेल मकान को भी ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा एक चापाकल को उखाड़कर फेंक दिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार जंगली हाथी रविवार रात्रि प्रखंड के विभिन्न गांवों में प्रवेश कर गए और लगभग 40 किसानों के खेतों में लगी गेहूं, गन्ना, धान, सरसों आदि की फसलों को रौंद दिया।
हाथियों की इस कहर से किसानों को 10 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। अटका पूर्वी के मुखिया संतोष प्रसाद और जिप सदस्य दुर्गेश कुमार ने वन विभाग से हाथी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही हाथियों को इलाके से खदेड़ने का भी आग्रह किया है। झारखंड स्क्वैड टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान, 2 बालिका खिलाड़ियों ने जीते कांस्य पदक। झारखंड स्क्वैड टीम ने 7 से 9 दिसंबर 2024 तक आयोजित 25वीं कैडेट सब जूनियर एवं जूनियर स्क्वैड राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। बता दें कि झारखंड के पदक विजेता खिलाड़ी ने पहली बार राष्ट्रीय स्क्वैड प्रतियोगिता में भाग लिया था। पूर्वी सिंहभूम की चुमकी मुर्मू ने कैडेट कैटेगरी के अंडर 30 किलो भार वर्ग में और सिमडेगा की एलिन डांग ने सब जूनियर कैटेगरी के अंडर 37 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। ये दोनों खिलाड़ी झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। झारखंड स्क्वैड टीम की इस सफलता पर स्क्वैड एसोसिएशन ऑफ झारखंड के डॉक्टर राजेश गुप्ता, वेदांत कौस्तव, नीतीश सिंह, लाल मनीष नाथ सहदेव, प्रवाज खान, मोहम्मद अमीर, राजिया नाज, आशुतोष कुमार, प्रशांत पाठक और अभिषेक शुक्ला समेत कई पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। हजारीबाग में बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से किशोर की मौत। केरेडारी थाना क्षेत्र के पेटो पंचायत के पुरानी पेटो निवासी राजेंद्र साव उर्फ टेना साव के छोटे पुत्र आयुष कुमार की अवैध बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन ने मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति की मांग सहित अवैध बालू के कारोबार को पूर्ण रूप से रोकने को लेकर 8:30 बजे से हजारीबाग टंडवा केरेडारी मुख्य पथ को जाम कर दिया। रोड जाम किए जाने की जानकारी मिलने पर अंचल अधिकारी राम रतन वर्णवाल, केरेडारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार, नया थाना प्रभारी विवेक कुमार यादव, रविंद्र गुप्ता, गुरदयाल साव वहां पहुंचे। ग्रामीणों को काफ़ी समझाया गया लेकिन वे नहीं माने। परिजनों ने बताया कि आयुष स्कूटी से चचेरी बहन के घर पुरानी पेट्रो जा रहा था। इसी बीच इंडिया पब्लिक स्कूल के समीप अवैध बालू लोड आयसर कंपनी के ट्रैक्टर ने धक्का मार दिया। ट्रैक्टर नरेश कुमार महतो का बताया जाता है। घायल युवक की हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। आयुष की चचेरी बहन की कल शादी थी। मौत की खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। राज्यपाल ने ISM धनबाद के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। कहा, स्टूडेंट सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने IIT ISM धनबाद के 99वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि यह एक ऐसी परंपरा का प्रतीक है जिसने ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रीय सेवा के मूल्यों को साकार किया है। उन्होंने संस्थान के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी स्थापना 1926 में खनन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से की गई है। यह संस्थान देश के शैक्षिक एवं औद्योगिक विकास का दर्पण है और आज यह अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि आज जब हमारा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है तो IIT धनबाद जैसे संस्थान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ से पढ़े विद्यार्थी न केवल शैक्षिक उपलब्धियाँ हासिल किए हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।